प्रेशर का वॉल्यूम के साथ है रिलेशन डायरेक्ट, और प्रेशर का इनवर्स ऑफ वॉल्यूम से रिलेशन है हो जाएगा, सॉरी, प्रेशर का वॉल्यूम से है इनवर्स, प्रेशर का इनवर्स ऑफ वॉल्यूम से डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। बेसिकली इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम को 1/v कर दिया, बात वही कर रहा है, बस उसको लिख इसने इस तरह दिया, इसका मतलब 1/v का मतलब ये है, इस तरह करके लिख दो, ये v ऊपर आके यहाँ पे v +1 है, और ऊपर आके p -1 हो इज जाएगा। इक्वल टू एक 1 बात लिख को जाएगा घुमा दिया मतलब। जी। मतलब इस तरह से ना मैम, वो जैसे p को मल्टीप्लाई कर दें v के साथ तो p v इज इक्वल टू 1, तो सेम वही डायरेक्ट हो सेम वही जाता है। डायरेक्ट रिलेशन आता है, बिल्कुल, बस बात को सिर्फ घुमा दिया उसने। डायरेक्टली हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह कह देते हैं, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अब पी इनवर्स ऑफ वी के कैसे होगा, वो उसके डायरेक्ट हो जाएगा, बस बात वही होती है, सिर्फ थोड़ी सी उसने वर्डिंग घुमा दी होती है, बात एक ही है। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ। हमारा आज का लेक्चर जो है वो हम मूव करेंगे ये लूजिक लॉ से आगे, जो कि है हमारा लॉ, नेक्स्ट चार्ल्स लॉ हो गया था, ये लूजिक लॉ, एवोगेड्रो लॉ, वेरी इजी एंड वेरी कॉमन लॉ, जो आप बहुत बार पढ़ चुके हो। एवोगेड्रो लॉ कहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग है, नंबर, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स के साथ हम इसको कर रहे हैं, क्या चीज और रहेगी ये, टेम्परेचर, प्रेशर, जनरल गैस कांस्टेंट तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, लिख सकते हो यहाँ पे आर की वैल्यू भी। तो इन शॉर्ट क्या कह रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस, या नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हो आप इसको, अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एक ही बात होती है। आप चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस, या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज और एवोगैड्रो लॉ। आपको क्लियर कट चीज है कि जितनी किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा होगी उतना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी रखेगा, उतना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर मैं आपको कहती हूँ कि वेट बढ़ जाएगा, जितने आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हो उस चीज का वेट बढ़ रहा होता है। मैं कहूँ 1 kg है, एक 5 kg है, तो ऑब्वियस बात है 5 kg जो चीज होगी उसकी अमाउंट जब ज्यादा होगी तो वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई ज्यादा करेगा। सो सिंपली है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और यहाँ पे आप इसका रिलेशन निकालोगे, v बाय n1 इज इक्वल टू v2 ओवर n2। इसका एक और स्टेटमेंट है वो गेड्रो लॉ की, जो आपकी एफएससी की बुक में है, जो पेपर्स में ज्यादा आती है, वो ये देता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी वही बात, यही बात है, वर्डिंग उसने चेंज कर दी है कि अगर इक्वल वॉल्यूम हो उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पे घुमा कैसे सकते हैं, स्टेटमेंट तो इजी है, आप लोगों को आ जाती है। यहाँ पे सब घुमा ऐसे सकते हैं आपको कि देखो, नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन दिया हुआ है, वो आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं देता, वो आपको एक का वॉल्यूम देगा और दूसरे का वॉल्यूम पूछेगा। उसने दिया क्या होता है, उसने आपको मैस दिए होते हैं गैसेस के, फॉर एग्जांपल H2 गैस का वो, और O2 गैस का, आपको वो मैस दे दे, इसका मैस दे दे 2, इसका मैस दे दे 16, ठीक है, इसके वो मैसेज देगा 2 ग्राम ऑफ H2 गैस एंड 16 ग्राम ऑफ O2 गैस प्रेजेंट है, और V1 जो है वो है आपके पास, मैं आपको दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो वो कहेगा आपको V2 निकालो। यहाँ से वो इस तरह डायरेक्ट भी दे सकते हैं, मोस्टली से वो डायरेक्ट देते हैं, लेकिन अगर घुमाने वाली, मैं जैसे कोई एग्जामिनर हो, वो कभी भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं देगा, मैं अगर बनाऊं तो मैं आपको मैथ्स दूंगी। यहाँ से आपने नंबर ऑफ मोल्स पहले खुद निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे देन उसको पुट करोगे। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल N1 है, ये हमारे पास N2 है। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस। फिर इसके लिए पीरियोडिक टेबल बार बार डेली कहती हूँ, याद कर लो, पीरियोडिक टेबल याद होगा, लेकिन वो कॉमन गैसेस देता है आपको, H2O2 F2 SO2, जिनके आपको पता होते हैं, Cl2, इस तरह की दे रहा होता है गैसेस आपको। तो H2 का मोलर मैस क्या होगा, एक H का ये 1 होता है, इसका 2 ही होता है, तो मैस ओवर मोलर मैस डालोगे H2 के लिए तो आपका 1 मोल निकलाएगा। तो N1 की वैल्यू आ गई है जी 1 मोल, ठीक हो गया, आसान काम हो गया। N2 क्या होता है, N2 निकलेगा 16 है, 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2 क्या होगा 32। तो ये आसान काम हो गया, थोड़ा सा मल्टीपल लिख कर आया तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। N1 आ गया, N2 आ गया, अब तो सिंपली वैल्यू डालने वाला काम रह गया। देखो V1 दिया है मैंने आपको 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये 10 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे डाल दो,
n1 कितना है, अभी हमने निकाला है 1, n1 1 आ गया हमारा। उसके बाद v2 क्या है, हमने फाइंड करना है, उसने v2 तो पूछा हुआ है हमसे। और उसके बाद क्या काम करना है, n2 हमने अभी निकाला है 0.5। बड़ा आसान है, v2 निकालना है तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना हो जाएगा, और आधा हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका आंसर आ जाएगा सिंपली v2। तो इस तरह छोटी छोटी ट्रिक्स के घुमा सकता है, इससे ज्यादा और इसमें क्या घुमा सकता है, उसके अलावा और घुमा सकता है वो। तो वॉल्यूम वो सेंटीमीटर क्यूब में दे देते हैं आपको, और एट द एंड वो पूछ सकते हैं कि डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द अदर गैस इन डेसीमीटर क्यूब में भी। या फिर वो डेसीमीटर क्यूब ना भी दे, नीचे जो ऑप्शन देगा वो सेंटीमीटर, एक ऑप्शन उसने दे ही डेसीमीटर क्यूब का रखा हो, तो आप सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर निकाल रहे हो, और नीचे मतलब सेंटीमीटर क्यूब वाला आंसर गलत होगा, डीएम क्यूब वाला जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। तो वैसे भी दे सकता है आपको, तो वो उसकी मर्जी है वो किस तरह से घुमाता है। अगर मैं कहूँ आपको इसी को ही आप इसको कन्वर्ट करो, फाइंड द आंसर ऑफ v2 इन डीएम क्यूब, तो आपका आंसर क्या होगा, मुझे जल्दी से बताओ। कल हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। इनफेक्ट मैं आपको चलो आसानी के लिए लिख भी देती हूँ रिलेशन। 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इनका ये रिलेशन है आपस में। तो व्हाट इज द वॉल्यूम कन्वर्जन ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेसीमीटर क्यूब करना है, क्या हो जाएगा जल्दी से। मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे, किस स्टेप आ जाते हैं, 0.5, 5000, एक 0.5 कहती है, एक 5000 कहती है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो शहनीला क्या आंसर आ जाएगा, 0.5 तो नहीं आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 1000 अगर करोगे 0.5 आएगा, 10 से थोड़ी डिवाइड कर रही हूँ। देखो निकम्मो, कल भी समझाया था, 0.05 आएगा। अल्लाह मुझे माफी दे, इतने निकम्मे बच्चे मेरे पास आए हैं। फाइनली 0.005, देखो कल समझाया था, जिस चीज को निकाल कन्वर्ट कर रहे हैं सबसे पहले उसको लिख लो। जिस चीज में देखो रिलेशन पता चल गया, 1 dm क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब लेके आना है, 1000 dm क्यूब लेके आना है, तो 1 dm क्यूब को ऊपर रखेंगे, लेके आना है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब को नीचे रखूंगी कि ताकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब से कट जाए, ये सेंटीमीटर क्यूब से कट गया। 5 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, 0.005 dm क्यूब। शुक्र, अब लिख रहे हो सारी की सारी, पहले क्या हुआ था, 5 लिख रही है कोई, 5000 लिख रही है कोई, 0.5 लिख रही है, फिर 0.05 लिख रही है। काम चेक करो इन शहजादियों की जरा। ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसी तरह देखो, अभी ना कोई एग्जाम प्रेशर है ना कोई कुछ और है टेंशन। अभी 0.5 5000 लिख रही हो, तो वहां क्या करना है, वहां तो इतनी प्रेशर होता है, वहां तो यकीन करो मुझे खुद भूल जाती छोटी छोटी चीजें ना इस तरह वाली। वहां मुझे भूल गया था एक दफा आर के यूनिट ना मैं क्या डालूं, अभी मैं आपको बताऊंगी। ओके रुकिए, मैं कन्वर्जन दोबारा बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखो, मुझे कोई भी चीज सेंटीमीटर क्यूब में दी है या कोई भी चीज डीएम क्यूब में दी है, उसका उल्टा पूछ रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे इजी हमारे पास ये वॉल्यूम ही होता है। अभी हमने लिखा है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 7 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने इसको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। वो कहते हैं कन्वर्ट से, अक्सर इस तरह सिंपल भी आ जाता है, सिंपल वो देगा 7 सेंटीमीटर क्यूब इंटू डीएम क्यूब। अब आपको कैसे पता चलता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो आप क्या करते हो, देखो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। पहली बात जो चीज आपको जहन में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, 1 dm क्यूब जो है वो इक्वल है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। डीएम क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। तो देखो 7 सेंटीमीटर क्यूब है, मैंने इसको डीएम क्यूब में करना है। मैं ऐसे क्या करूं कि सेंटीमीटर क्यूब कट जाए और डीएम क्यूब रह जाए। तो क्या करते हैं कि जिस चीज को आपने लेके आना होता है ना, जिस यूनिट को, उसको हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, जिस यूनिट को लेके आना है। जिसको मैंने काटना है मैं उसको नीचे रखूंगी ताकि ये कट जाए। सेंटीमीटर क्यूब को मैं खत्म करना चाह रही हूँ, तो नीचे इसको रखूंगी ताकि सेंटीमीटर क्यूब से कट जाए। जो भी आंसर आएगा वो डीएम क्यूब में आएगा। अब देखो 7 डिवाइडेड बाय 1000 हो रहा है, तो 7 डिवाइडेड बाय 1000 जो भी आता है 0.007 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह आप किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो एक से दूसरे में। इसी तरह अगर आपको 7 dm क्यूब दिया तो आप उसको कहा जाता कि आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो इसको। फॉर एग्जाम्पल देखो 7 dm क्यूब, इसको समझ लो अच्छे से समझो, आ भी गया फिर दोबारा समझो। 7 dm क्यूब दिया हुआ है और कहते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, देखो रिलेशनशिप यही रहेगा, 1 dm क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही है। अब मैंने क्या किया, जिस जो आपको दिया हुआ आप पहले उसको लिख लो सिंपली, ये दिया हुआ है ये मैंने लिख लिया।
उसके बाद मैंने जो चीज लेके आनी है उसको मैं ऊपर रखूंगी। डीएम क्यूब लेके आना है, अब मैंने सॉरी सेंटीमीटर क्यूब लेके आना है, डीएम क्यूब को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मैं ऊपर रखूंगी। और यहाँ पे अब मैं डीएम क्यूब नीचे रखूंगी, बिकॉज मुझे कन्वर्ट करना है, डीएम क्यूब को मैं काटना चाह रही हूँ ताकि कटे और सेंटीमीटर क्यूब आ जाए। तो 1 डीएम क्यूब को मैं नीचे रखूंगी, डीएम क्यूब से कट गया। अब यहाँ पे 7 × 1000 हो जाएगा, 7000। आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। जस्ट आपको ये रिलेशन समझने की आना चाहिए आपको। और ज्यादातर आप कल भी समझाते हैं, तो ये याद रख लो, एक ये याद रखो, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अक्सर वो वॉल्यूम की कन्वर्जन दे देते हैं मोस्ट कॉमनली। तो 1 लीटर में 1000 ml है, तो आपको वो लीटर में दे तो आपको एमएल में आना चाहिए, एमएल दे तो लीटर में। जो भी चीज दे उसको रख लो, जो लेके आनी है उसको ऊपर रखने हैं, दूसरी वाली को नीचे रख लेंगे, और दूसरी वाली कट जाएगी ऑटोमेटिक। आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, थोड़ा सिस्टमेटिकली चलोगे तो ये थोड़ी सी ट्रिक है कन्वर्जन करने की। पहले ये सिंपल वाली, इसके बाद एट द एंड ऑफ लेक्चर्स ना, जब हमारे खत्म हो जाएंगे ना, फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन भी सिखाऊंगी। वैसे फिजिकल वाली मैम आपको खुद ही सिखा देंगी, लेकिन इन केस उनका स्किप हुआ तो मैं लास्ट में सिखा दूंगी, डोंट वरी। तो ये था हमारा जी एवोगेड्रो लॉ। नेक्स्ट लॉ है ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ क्या कहते हैं? ग्राहम्स लॉ हमें कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ अ गैस। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। पहला पहला एमसीक्यू जो यहाँ से आया हुआ है पास्ट पेपर्स में वो है, विच लॉ डील्स विद द डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ गैसेस। 3-4 लॉ देगा, एवोगेड्रो लॉ, ग्राहम्स लॉ, बॉयल्स लॉ, नन ऑफ दीज। तो ग्राहम्स लॉ इज द लॉ दैट डील्स विद रेट ऑफ द डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। फिर किस तरह डील करता है? वो कहता है कि डिफ्यूजन हो रही हो गैस की या इफ्यूजन, वो क्या है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक चीज और ध्यान में रख लिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट मोलर मास के नहीं है, मोलर मास के अंडर रूट के हैं। देखो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। अक्सर वो ये स्टेटमेंट दे देता है, ये नहीं, स्टेटमेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द मोलर मास, ये स्टेटमेंट है। तो इसको अपने जहन में रखने हैं, बाकी कोई मसला नहीं है, ग्राम क्लास और कुछ नहीं आता। जस्ट एक ही चीज आती है कि ये तो एक तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के साथ डील करते हैं, दूसरा ये कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ अ गैस। ये इसका बन जाएगा फॉर्मूला, R1/R2 इज इक्वल टू M2। देखो अब R1 है ना इधर, तो M1 नीचे आएगा, R2 नीचे है, M2 ऊपर है। बेसिकली इसको खोल के लिखोगे ना, ये इस तरह लिखा हुआ है R1 R2। तो अब क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन M1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो M1 नीचे आएगा, M1 का भी अंडर रूट आएगा। अभी हमने यही बात, R2 का M ऊपर आएगा, M2 मोलर मास, और ये इसके इनवर्सली है, ये इनवर्स रिलेशन इसका लिखा हुआ है। तो आप इसको इस तरह खोल के लिख सकते हो। अभी मैं इसका एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ, उसमें से ज्यादा न्यूमेरिकल आता है एक अक्सर, मोस्ट कॉमन जो हमारा लॉ जिसमें से एमसीक्यू आने का मैक्सिमम चांस है, ग्राहम लॉ से आ रहा होता है। अब देखो हमारे पास स्टेटमेंट है, 250 centimeter cube of a sample of hydrogen diffuses 4 times as rapidly as 250 centimeter cube of an unknown gas. Calculate the molar mass of the unknown gas. जब भी आपसे कोई मोलर मैस का पूछे, अच्छा वो यहाँ पे मोलर मैस पूछ लिया उसने, यहाँ पे और वो घुमाना चाहे ना, वो बता, वो पूछ सकता है विच इज द अदर गैस। मैं अगर स्टेटमेंट दूं, मैं ये नहीं दूंगी, मैं दूंगी ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट, विच इज द मोलर मैस, विच इज द अदर गैस। ये अदर गैस कौन सी, आप खुद बताओ। देखो आपको किसी भी चीज का मोलर मास पता हो, आप बता सकते हो वो कौन सा एलिमेंट है, वो कौन सी गैस है पीरियोडिक टेबल में से। तो आप देखो, जब भी आप देखो इफ्यूजिस या डिफ्यूजिस का वर्ड आपके दिमाग में उसी टाइम आ जाए कि मैंने ग्राहम लॉ कहीं ना कहीं से अप्लाई करना है, बिकॉज ये वाहिद लॉ है जो डिफ्यूजन और इफ्यूजन के साथ डील करेगा। तो फ्यूजिस का वर्ड सुनते ही जहन में आ गया कि ग्राहम लॉ अप्लाई होगा। अब उसने दे ही दिया, एक गैस हाइड्रोजन है, दूसरी हमें पता ही करनी है ना, और उसका मोलर मास पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली पता चल जाएगी ये गैस कौन सी है। तो मैं ये देखो फॉर्मूला मैंने लिखा ही हुआ है, मैं इसी पे अप्लाई करूंगी। अभी एक सेकेंड, मुझे इसको रिमूव करने दो, बल्कि इसको मैं ऊपर साफ सुथरा ही लिखती हूँ, बहुत गंदा लिखा हुआ है। इसको मैं सॉल्व करते हैं हम दो मिलके, फिर देखते हैं इसका कौन सी गैस आई, आप मुझे बताओगे। ये हम पहले लिख लेते हैं अब H2 के लिहाज से। पहला मैं H लिख रही हूँ, हाइड्रोजन गैस, ये H2 होगा। और दूसरी मुझे गैस अननोन दी हुई है, तो मैं उसको X लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और फिर मोलर मास X का ऊपर आएगा,
और दूसरी वाली जो है हाइड्रोजन, उसका मोलर मास मैं नीचे लिखूंगी, और इसका मेरे पास अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे ग्राहम्स लॉ कहता है, अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखूं इस स्टेटमेंट के मुताबिक। उसके बाद वो कहते हैं रेट ऑफ अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ यूजेस 4 times एज स्ट्रांगली एज द अननोन। मतलब हाइड्रोजन 4 गुना ज्यादा कर रही है जितनी एक्स है। तो अगर मैं इसको 1 कहूं तो हाइड्रोजन कितनी 4 गुना ज्यादा इफ्यूज हो रही है। मतलब ये वही ये कह रहा है 4/1 ये वाली रेशो है। ये हाइड्रोजन गैस इफ्यूजेस 4 times एज रेपिडली, हाइड्रोजन 4 गुना ज्यादा फ्यूज हो रही है जितनी भी अननोन गैस है। तो अगर आप इसकी आपकी मर्जी, आप इसको 4 रखोगे, इसको 4 गुना करोगे 16 करोगे, इसको 16 है तो उसका 4 गुना। तो सबसे इजी वाला रिलेशन मैंने लिखा है 1, और उसका 4 गुना 4 हो गया, ताकि मुझे आसानी रहे। आप यहाँ पे 4 और 16 भी लिख लो, आंसर सेम आएगा, एट देन कटिंग हो के आंसर ने वही बनना है। उसके बाद देखो व्हाट इज अदर गैस, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अदर गैस, उसने पूछा हुआ है। तो हाइड्रोजन का मोलर मास पता है आपको? हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है जी? हमारे पास H2 है तो 2 का अंडर रूट आ जाएगा, और इधर मैंने फाइंड करना है मोलर मास का एक्स, ये तो फाइंड नहीं करना, ये वाला काम मुझे। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, मैंने mx निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायर ले लूंगी। जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर लूंगी तो इधर का अंडर रूट खत्म हो जाएगा, दोनों साइड्स का, ये दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया। जब इसका स्क्वायर लूंगी तो स्क्वायर क्या बनेगा, 4 4 16/1। ये नीचे 1 लिखूं या ना लिखूं एक ही बात होती है, आप लिख लो अगर आपने लिखना है तो। 16/1, और इसका खत्म होके क्या आ गया, mx और 2 आ गया। क्या चीज? ये वॉल्यूम का इधर काम ही नहीं है, वॉल्यूम उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए ग्राहम्स लॉ में, वॉल्यूम उसने जस्ट कंफ्यूजन के लिए दिया है। वो दे या ना दे हमें नहीं कंसर्न, ना दे हमें कुछ नहीं, मसला नहीं है। वो खाली क्या देता ना, हाइड्रोजन गैस फ्यूजेस 4 times एज रेपिडली एज एन अननोन गैस, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन गैस। फिर भी बात एक ही थी, उसका हमें वॉल्यूम से कंसर्न ही नहीं है, हम मोलर मास निकाल के बता देंगे दूसरी गैस कौन सी है। तो आप क्या लिख रहे हो मैम, सेंटीमीटर वॉल्यूम नहीं होता। तो मोलर मास देखो, मैंने हाइड्रोजन का लिखा है, मुझे पता था एक गैस, उसने बता दिया हाइड्रोजन है एक गैस ना, तो हाइड्रोजन का H2 होता है फॉर्मूला, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो एक हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है, तो 2 का मैंने 2 लिख दिया, उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं लिखा अभी तक। ठीक है बात। उसके बाद देखो mx के लिए क्या करना है, mx निकालना है, तो 16 × 2 कर दूंगी। तो 16 × 2 कितना होता है, 16 दूनी 32। तो मेरे पास मोलर मास निकला है जी 32। अब 32 किस गैस का मोलर मास है आप यहाँ से बता सकते हो, O2। ठीक है, तो have class in here. मैं उन्हीं किया ना का इतना है। अपने आप को म्यूट कर लो काइंडली, जो म्यूट पे नहीं है। तो ये हो गया जी आपका मोलर मास, यहाँ से आप बता सकते हो। वो आपसे मोलर मास भी पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि दूसरी गैस कौन सी थी, तो जरूरी नहीं है वो आपसे यहाँ से मोलर मास पूछे। वो दूसरी गैस आपने पूछे तो आप 4 और मोलर मास 1 किस निकालोगे तरह है? और बता दोगे। अब यहाँ पे मुझे एक चीज ये बताओ, एक हमारे पास हम टर्म यूज करते हैं मैस ऑफ अ गैस, एक हम टर्म यूज करते हैं मोलर मास ऑफ अ गैस। ठीक है, मास ऑफ अ गैस, मोलर मास ऑफ अ गैस, दोनों का में डिफरेंस होता है, दोनों के यूनिट डिफरेंट होते हैं। मास का यूनिट क्या है, मोलर मास का यूनिट क्या है, मुझे बताओगे जरा, पता चले। क्या करते हो, ये पास्ट पेपर में आया मजेदार बात, ये क्वेश्चन पास्ट पेपर का है, मैं खुद नहीं पूछ रही, पीपीएससी के पास्ट पेपर का क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मास का यूनिट है ग्राम, और मोलर मास का क्या होता है, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। एग्जैक्टली देखो, मोलर मास सिंपली मास किसी भी चीज का हम ग्राम में लेते हैं, मोलर मास एक मोल के कितना मास है उसको लेते हैं, तो उसका यूनिट ग्राम पर मोल आता है। तो ये डिफरेंस है बिल्कुल, मास ग्राम, मोलर मास ग्राम पर मोल, बताए बच्चों को, अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक हो गया जी, ये हमारा था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड, ग्राहम्स लॉ को याद ऐसे करो, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, तो भूलेगा नहीं। उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज याद रखने आपने, आइडियल गैस इक्वेशन 5 से 6 बार आया हुआ मुफ्ती के नंबर देने वाला एमसीक्यू। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द जनरल गैस लॉ, तो जनरल गैस लॉ की इक्वेशन की बात की जाए तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये हमारे पास कहलाती है जनरल गैस इक्वेशन, इसको हम कहते हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन पूछा हुआ पास्ट पेपर में, ये बहुत ईजी है। उसके बाद उसकी इसकी अगर मैं मैम जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था वो ऑक्सीजन गैस थी? वो ऑक्सीजन गैस थी। देखो 32 आया ना मोलर मास, तो कौन सी गैस का हो सकता है जी। आप खुद सोचो, उसी का निकल सकता है। तो कॉमन गैसेस की आपको पता हो, देखो दूर की गैस नहीं पूछेगा, मुश्किल चीज कभी नहीं पूछता, बार बार पड़ी हुई पूछता है। H2 का पता हो, O2 का पता हो, F2 गैस का मोलर मास पता हो, Cl2 का पता हो,
SO2 का पता हो, इसके बाहर और कोई गैस रह गई हो, HCl गैस की फॉर्म में है तो उसको पूछ सकता है बस, इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई और गैस पूछेगा वो आपसे। तो इनके मोलर मास पता हो आपको, और बस इससे ज्यादा नहीं जाता बाहर, बिल्कुल कॉमन गैसेस पूछते हैं। तो इसका 32, अगर किसी का 2 निकल आए तो H2 हो जाएगी, 32 निकल आएगा तो ये हो जाएगी। F का कितना होता है मोलर मास? हाँ जी, F का मोलर मास कितना होता है? पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाला बताओ जरा मुझे। 19 नहीं होता। 19 प्लस 19 हो जाएगा। नहीं नहीं 9 होता है, और हाँ देखो, पोटाशियम का 19 तो एटॉमिक पोटेशियम का नंबर होता है एटॉमिक ना। नंबर 19 होता है, नॉट मास। पोटेशियम 40 होता है, K40, 39 पॉइंट समथिंग 9 होता है, तो हम 40 लिखते हैं, और यहाँ पे 19 होता है। F2 का क्लोरीन का एटॉमिक तो मास क्या होता 17। है? शाबाश, जल्दी से बताओ मुझे बाकी सारे। निकम्मे निकम्मे, क्या पीरियोडिक टेबल की सेकंड सेकंड पीरियड से इनको एलिमेंट का मैथ नहीं आ रहा। ये 19 प्लस 19 18 एग्जैक्टली, इतना इतना एक्यूरेट ना भी बताओ, 18.9, 19 भी बता दोगे ना वो भी बहुत हो जाएगा। 38। 38, अब ये देखो याद रखनी है, 2 32 38, Cl2 35.5 होता है, तो 35.5 मल्टीप्लाई टू 71, 71 किसी का आता है, तो ये आपने याद रखने हैं। सल्फर का 32 और 32 इसका हो गया, 64 हो जाएगा ये, 64, और 36.5 इसका, तो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा जहन में रख लो, 36.5, 64, 71, 38, 32, 2, ये वाली गैसेस जरा थोड़ी सी कॉमन है, तो हमें इनको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। मैम इसमें ना एक जगह पर कंफ्यूजन हो जाती है, अभी हाइड्रोजन का 2 काउंट करना है या 1 काउंट करना है। देखो डिपेंड करता है वो एटम पूछ रहा है या मॉलिक्यूल पूछ रहा है। हाइड्रोजन हमेशा डायम अटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, बहुत कम कहीं होगा जहां पे लाइक HCl दे रहा है, तो अब यहाँ पे मुझे स्टेबल मॉलिक्यूल दे रहा है ना पूरा, तो यहाँ मैं 1 डालूंगी, ऑब्वियस बात है। वैसे इसका मोलर मास 1 है हाइड्रोजन का, 1। लेकिन अगर वो कहते हैं H2 हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन कभी इस तरह एग्जिस्ट नहीं करती, हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे एक 1 + 1 2 डालते हैं, वैसे 1 ही है, लेकिन डिपेंड करता है, वाटर का दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वाटर कहेगा तो ऑब्वियसली 2 डालोगे, 16 इसका 2 इसका 18 हो जाता है। तो हमेशा स्टेबल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अगर वो कहे हाइड्रोजन एटम, तब 1 आएगा, वरना आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन गैस की बात करा तो आप 2 डालोगे, ऑब्वियस बात है। तो उसका फार्मूला निकाला करो, उसका जो भी चीज दे रहा है ना उसका ठीक। फार्मूला लिख लो, उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा 2 डालना है कि 1 डालना है। अब वाटर में 2 डाल रहे होते हो बिकॉज 2 ही है ना। हाइड्रोजन गैस कहेगा तो ऑब्वियस बात है, अगर वो क्लोरीन गैस कह दे, अब क्लोरीन गैस का मतलब क्या है? खाली क्लोरीन तो नहीं है ना, क्लोरीन गैस का मतलब है Cl2, बिकॉज क्लोरीन एग्जिस्ट इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये तो स्टेबल ही नहीं है, ये तो इस तरह इसके पास तो 7 है, ये तो रेडिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, ये तो स्टेबल नहीं है, तो बहुत रिएक्टिव है, और रिएक्शन शो करके एक ये देता है, एक ये मैम देता जब है। मोल्स निकालने होते हैं तो वहां पे फिर कौन सा यूज करेंगे। मोल्स निकालने हैं, मोल्स में हम 35.5 यूज करेंगे। मोल्स में वो आपको एटम पूछ रहा होता है, हमेशा हम मोल्स में डिपेंड करता है, वो एटम पूछ रहा होता है, मोस्टली वो एटम का ही पूछते हैं मोल्स में ना, तो वहां पे एटम देगा, वो वर्ड यूज करेगा एटम का, तो फिर आप 35.5 डालोगे। और वो सिंपल क्लोरीन गैस यूज करेगा तो आपने फिर ये 71 ही डालना उसका। तो देखो वो क्या क्या रहा है, पूछ किसका रहा है, स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है आप। ठीक हो गया? जी मैम ठीक है। अच्छा, जिसको रिमूव करने दो, देन हम नेगेटिव करते हैं। अब मैं कहूँ आपको फॉर एग्जांपल, इतना मैं रिमूव करती हूँ, तो सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर हाइड्रोजन का क्या डालोगे? मैम वैसे तो 2 डालेंगे ना, फार्मूला मैथ कैलकुलेट एग्जैक्टली, करने में तो। H2SO4 है, तो आपने 2 ही डालने हैं, एक का एक 1 ही डालोगे। मैम जो हम्म FSC के फर्स्ट चैप्टर में है ना, वो वाले कंबस्शन एनालिसिस, और बिल्कुल, उसमें जाके थोड़ी कंफ्यूजन होती है, जहां कोई जहां मसला डिवाइड करना होता है वहां। कोई मसला नहीं है, स्टोकियोमेट्रिक आ रहा है ना आगे, वो क्लियर हो जाएगा वहीं पे। ठीक है। अभी बढ़ना है स्टोकियोमेट्री। अच्छा जी, आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ हमारे पास इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT भी पूछ सकते हैं, और ये जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती हैं।
P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। तीनों लॉस को उसने कंबाइन किया और इक्वेशन दी थी। तो इन दोनों एक ही बात, चाहे वो PV इज इक्वल टू nRT लिख दे, चाहे वो P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 लिख दे, बोथ आर कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशंस। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं, मोलर मैस निकाल सकते हैं। तो मोलर मैस निकालना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला, इनकी डेरिवेशंस एफएससी में दी हुई हैं। हमें डेरिवेशन से कंसर्न नहीं है, हमें फॉर्मूले से कंसर्न है। तो अगर हमने मोलर मैस निकालना है, यहीं से निकाला हुआ, देखो कोई उसने चेंजिंग नहीं की, यहीं से मैंने निकाला इसको। ये तो बहुत ईजी, इसको तो मैं निकाल भी देती हूँ। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। तो अगर मैंने मोलर मैस निकालना है तो उसने इक्वेशन को अरेंज किया है, MRT बन गया, ओवर PV डिवाइड हो जाएगा। तो यहीं से निकाला हुआ, ये तो बहुत इजी है। मोलर मैस आप किसी भी गैस का निकाल सकते हो अगर आपको मैस पता हो, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम दिया हो। और ये वो देता है, मोलर मैस पूछते हैं, मोलर मैस नहीं पूछता। फिर वो यही चीज पूछता है आपसे कि ये कौन सी गैस है जिसका मैस दिया होता है 2.5 ग्राम ऑफ अ गैस एट दिस ATM टेम्परेचर दे देगा और मैस दे देगा, और पूछेगा इसका कौन सी गैस है ये। तो आपको वहीं से कंफर्म हो जाए, टेम्परेचर दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, वॉल्यूम दे रहा है, और मैस भी देगा आपको। या फिर ना भी दे तो STP कह सकता है वो। STP पे टेम्परेचर और प्रेशर अंडरस्टूड बात है, वॉल्यूम और मैस दे देगा। आर की वैल्यू STP पे भी हम डिस्कस करेंगे, आर की वैल्यूज हम कब क्या डालेंगे। तो आपको वो पूछ सकते हैं कौन सी गैस है, तो आपने क्या करना है, आपने ये फॉर्मूला लगाना है सिंपली। वहां से मोलर मैस आएगा, जब किसी चीज का मोलर मैस आ जाएगा तो आप बताओगे वो कौन सी गैस है। और वो अब अभी आपको जो गैसेस करवाई है ना, उन्हीं में से ही देगा, कोई ना कोई अलग से नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना है पेपर में। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेंसिटी। ये फॉर्मूला अच्छे से करना है, इसमें से डायरेक्ट नहीं पूछता, दे सकता है देने को कि आइडियल गैस इक्वेशन में से आइडियल गैस की जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है। तो सिंपली है, डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर मोलर मैस डिवाइडेड बाय जनरल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। यहाँ से वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, देखो आर की वैल्यू ऑल टाइम कांस्टेंट रहती है और मोलर मैस जो है वो कांस्टेंट है किसी भी चीज का। किसी भी गैस का Cl2 है, उसका मैस हमेशा 71 रहेगा। H2 गैस है, उसका मोलर मैस हमेशा 2 रहेगा। तो मोलर मैस किसी भी गैस का कांस्टेंट चीज होती है। इसी तरह जो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसका नाम देखो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। द ओनली वेरिएबल्स जो कि इस इक्वेशन में वेरी कर रहे हैं वो है प्रेशर और टेम्परेचर। तो प्रेशर के देखो डेंसिटी क्या है, प्रेशर के डेंसिटी डायरेक्ट है और इन टेम्परेचर की डेंसिटी इनवर्स है। अब यहाँ से MCQ निकालता है, वो कहता है कि आइडियल गैस इक्वेशन है जो कि डिफरेंट प्रेशर्स पे पड़ी है। ठीक है, आपको प्रेशर दे रहा है 1 ATM, 3 ATM, 5 ATM, तो और एक ऑप्शन देगा ऑल। वो कहता है इनमें से किस पे सबसे ज्यादा आइडियल गैस इक्वेशन, कोई एक गैस है आइडियल गैस, उसकी डेंसिटी किस प्रेशर पे हाईएस्ट होगी। तो क्या आ जाएगा, 5 ATM पे हाईएस्ट होगी, बिकॉज रिलेशन हमें पता है डेंसिटी डायरेक्टली टू प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी आइडियल गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों, क्या होता है, जब आपके पास आप प्रेशर किसी भी गैस, फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें गैस इस तरह दूर दूर प्रेजेंट है। जब मैं प्रेशर बढ़ाती हूँ तो क्या हो गया, गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ गए। जब गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ गए तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करने लग जाती हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं तो क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी की बेस पे ही तो हम रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं कोई भी फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या वो। अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो हम कहते हैं वो सॉलिड है, डेंसिटी इंटरमीडिएट है तो हम कहते हैं लिक्विड है, डेंसिटी बहुत कम है तो हम कहते हैं वो गैस है। डेंसिटी हम कैटेगराइज करते हैं ना फिजिकल स्टेट्स को डेंसिटी की बेस पे। तो इसी तरह अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा कम नहीं की लेकिन प्रेशर वेरी कर रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रेशर वेरी करेंगे आइडियल गैस की डेंसिटी वेरी करती जाएगी। जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी हमारे पास डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद टेम्परेचर की क्या है, हमें आइडियल गैस इक्वेशन से हमने रिलेशन निकाला, हमें डेरिवेशन से गर्ज नहीं है, वो डेरिवेशंस नहीं पूछता। डेरिवेशन करके जो मेन इक्वेशन आती है उससे वो क्वेश्चंस निकालता है। अब हमें पता चल रहा है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ कि एक गैस है जिसको हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखा है, आइडियल गैस है, तो उसकी डेंसिटी किस पे सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको टेम्परेचर देती हूँ 3 डिग्री सेल्सियस, 91 डिग्री सेल्सियस,
13 केल्विन और जी ऑल कर देती हूँ, और ये सब पे डेंसिटी जो है वो सेम हो जाएगी मैं कहती हूँ। तो आपका क्या आंसर होगा, आप क्या कहोगे कि किस पे जो डेंसिटी है वो आइडियल गैस की हाईएस्ट होगी, मुझे बताओगे जरा चैट बॉक्स में। चार टेम्परेचर्स हैं, 3 डिग्री सेल्सियस, 91 डिग्री सेल्सियस, 13 केल्विन, और डेंसिटी सेम है सारे टेम्परेचर्स पे। 13 केल्विन। 13 केल्विन पे क्या होगा, आप क्या कहते हो, डेंसिटी हाईएस्ट होगी? जी मैम। कैसे हाईएस्ट होगी? देखो डेंसिटी है मैम इनवर्सली लोएस्ट। प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो टेम्परेचर सबसे छोटा होगा मतलब उस पे डेंसिटी हाईएस्ट होगी। अब सबसे टेम्परेचर छोटा कौन सा, अब सबको कन्वर्ट कर लो, या तो डिग्री सेल्सियस में या सबको कन्वर्ट कर लो केल्विन में। एक काम करना पड़ेगा, केल्विन में कर लें। केल्विन में कर लें। तो 3 + 2 = 73 कितना होता है? 276 केल्विन। 276 केल्विन, ठीक हो गया। 91 + 2 = 70, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो वैसे ही 300 समथिंग में जाएगा। ये तो ज्यादा हो जाएगा जी। 364 केल्विन, 13 केल्विन। तो क्या आंसर बनता है, बाकी जो 3 कर रहे हैं? बात समझ आ गई? तो देखते ही नहीं करना अपने कि 3 कम लग रहा है तो मैं इस पे चला जाऊं, नहीं। या तो सबको केल्विन में करो या इनको डिग्री में करोगे, इसको डिग्री में करोगे ये माइनस में चला जाएगा, -273 करोगे तो माइनस टेम्परेचर ऑब्वियसली कम टेम्परेचर है, उस पर डेंसिटी हाईएस्ट हो जाएगी। तो ये मैंने कल भी सिखाया था ये चीज कि जब भी कन्वर्जन्स करनी है यूनिट सेम रखना है, कभी भी यूनिट डिफरेंट नहीं रखोगे। सबका यूनिट सेम होगा तभी फैसला कर पाओगे ना कि क्या चीज करनी है। तो या तो इनको केल्विन्स में करो या सबको डिग्री सेल्सियस में कर लो। मैं आपकी जगह होती तो सबको डिग्री सेल्सियस में करती। क्यों? क्योंकि दो ऑलरेडी डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, एक को कन्वर्ट करना है। आप लोगों ने क्या किया, आप दो को कन्वर्ट करने चले गए हो, तो वो ज्यादा आसान था, कि बल्कि करने की जरूरत नहीं थी। ऑब्वियस बात है, देखो ये 3 है, ये 91 है, -273 करनी है 13 में से, तो मैं अंडरस्टूड बात वो है ही था माइनस। कि इसमें 273 ऐड करना था ना। किसमें? दो मतलब आप कह रही हैं ना कि दो को कन्वर्ट करने हम्म चले गए हैं, तो उसमें 273 ऐड करना था ना, माइनस वाला जरा। मुश्किल हो जाए, माइनस करने की जरूरत ही क्या थी? सोच देखो, -273 साथ लिख रहे हो तो ऑब्वियस बात है डिग्री सेल्सियस माइनस आंसर जो है वो माइनस में जा रहा है। तो माइनस में चाहे कितना ही आए, -1 -3, वो इनसे तो कम ही है ना, 3 या प्लस वालों से तो 100 जी अंडरस्टूड मैम बात वो है, तो। माइनस की जरूरत ही नहीं थी करने की। कि एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी चाहिए मुझे, तो आंसर बताने हैं। नाम मुझे तो थोड़ा सा ठीक है। दिमाग यूज किया करो, 90% कैलकुलेशंस मैं कहती हूँ तो आपको सॉल्व कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती पीपीएससी में। ऑलरेडी वो आपको बनी बनाई खीर देते हैं, सिर्फ थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत है उसको। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है, गलतियों से सीखोगे। सेशन इसीलिए करवा रहे हैं कि आप सीखो, गलतियां से करो गलतियां, बल्कि यहीं पे कर दो सारी गलतियां, आगे इंशाल्लाह हमने गलतियां नहीं करनी। ओके, उसके बाद है यूनिट्स ऑफ आर। यूनिट ऑफ आर आपने एसआई यूनिट पूछता है अक्सर, जो पूछता है आपसे। एक तो आपको एसआई यूनिट फिंगर टिप्स पे हो, कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज मोस्टली हम ये दो वैल्यूज यूज करते हैं, 0.08 यूज करते हैं या 8.31। तो एसआई यूनिट को घोटा मार लो, रट्टा मार लो, 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट। बाकी फिर इसके बहुत सारे यूनिट्स यूज होते हैं, कोई एक यूनिट यूज नहीं होता। ये देखो आर के हमारे पास इतने यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं, ये सारे आर के यूनिट्स हैं। आपने जो वैल्यूज याद रखनी है मैं आपको बताती हूँ। आपने एक तो ऐसा यूनिट याद रखने हैं 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल विद यूनिट याद करना है। उसके बाद 0.08 याद करना है, बिकॉज हम ये यूज करते हैं। देखो जब आपको हम इक्वेशन डालते हैं पीवी इज इक्वल टू NRT, ठीक है, इसमें से अब आपको कुछ भी चीज पूछने को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने नंबर ऑफ मोल्स का है, निकालो आपको, या नंबर ऑफ मोल्स नहीं देता, वो मोस्टली क्या देते हैं आपको, कुछ भी पूछने को दे सकता है आपको इसमें से ना, ठीक है, और उसकी मर्जी होती है वो जो पूछना चाहे। अब देखो अगर उसने आपको प्रेशर दिया है एटीएम में, अब देखते जाओ, अगर वो आपको प्रेशर दे रहा है एटीएम में, वॉल्यूम दे रहा है लीटर में, और टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस में देगा तो आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हो, उसमें इतना बड़ा मसला नहीं आता। तो जब भी आपका इन दो चीजों को देखना आपने, प्रेशर एटीएम में दे रहा है, वॉल्यूम लीटर में दे रहा है, तो आपने ऑब्वियस बात है ये वाली चीज यूज करनी है। अब ये वाली वैल्यू यूज करें 0.08।
ठीक हो गया। उसके बाद जो आप वैल्यू याद रख लो ना, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, कोई 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 बस ठीक है, बस ये दो ही याद रखो, मोर देन इनफ है आपके लिए, ये बहुत है। उसके अलावा एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं एफएससी में है, इनके दरमियान एक 4.18 जूल और कैलोरीज में रिलेशन है। मुझे इस टाइम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, किसी को याद है तो वो चैट बॉक्स में लिख दे। मेरे पास बुक ऐसे करीब ही पड़ी है, मैं देखती हूँ मुझे दिखता है तो जल्दी में। हाँ, यहाँ पे कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा, एक और चीज भी याद करो। कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल नहीं है मैम? हाँ, वो जो भी है ना रिलेशन, आपने एक तो वो याद रखना है। दोबारा बताओ क्या है? कैलोरी वन कैलोरी है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। 4.18 जॉल। हाँ, ये ऐसा ही कुछ, या कैलोरी साइड पे ऐसा ही है, बल्कि 1 कैलोरी फॉर, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक वो देती हूँ न्यूमेरिकल, 1 सेकंड से पहले, लेस देन 1 मिनट है, नेक्स्ट मीटिंग में मुझे इसका आंसर बताना है। 3 कैलोरीज में कितने जाउल है, या 3 कैलोरीज को कन्वर्ट करना है अपने जाउल में, इस रिलेशन के तहत। ये रिलेशन है, इसको पता है। हाउ मैनी कन्वर्ट 3 कैलोरीज इंटू जाउल। 1 कैलोरीज जो था वो 4.18 जॉल, ठीक है। अब हमारे पास मैंने आपको दिया है कि 3 कैलोरीज को कन्वर्ट करना है जॉल में। तो अभी आप लोगों को रिलेशन दिया है कि जो आपको दिया गया हो वो आपने ऊपर रखना है, 3 कैलोरीज ऊपर हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जिस चीज को हमने लेके आना है उसको हमने रखना है ऊपर। 4.18 जॉल को हम ऊपर रखेंगे, 1 कैलोरी को हम नीचे रखेंगे, ताकि हमारा कैलोरी कैलोरी से कट हो जाए। ये कैलोरीज कैलोरी से कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है फॉर 3 को, और 1.8 तो 12 पॉइंट समथिंग ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सी कन्वर्जन थी। अब आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्जन की प्रैक्टिस होती रहेंगी, डोंट वरी। आप लोगों से ही करवानी सारी कन्वर्जन आगे। तो ये आप लोगों ने ऐसा ही वैल्यू जो है यूनिट, बस वो याद रखने हैं, मेन थिंग यहाँ भी यही थी। उसके बाद हमारे पास आता है डॉल्टन्स लॉ। डॉल्टन्स लॉ का दूसरा नाम है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब भी आपने प्रेशर ऑफ गैसेस के साथ डील करना है तो आपके पास एक लॉ आएगा जिसको आप कहते हैं डॉल्टन्स प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ, सॉरी। इसकी डेफिनेशन क्या है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स exerted by individual gases। क्या कहता है कि टोटल प्रेशर इक्वल है सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैसेस। कि फॉर एग्जांपल आपके पास कंटेनर है 1 2 3, ठीक है, और एक है बड़ा कंटेनर जिसमें मैंने 1 2 3 मिक्स कर दिए सारी, 1 2 3 अलग अलग है, और एक में तीनों है 1 2 3 मिक्स है। इसका इंडिविजुअल प्रेशर वो कहते हैं 10 है, इसका फॉर एग्जाम्पल 20 है, इसका फॉर एग्जाम्पल 15 है। इंडिविजुअल प्रेशर तो कहते हैं इन तीनों को मैंने सेपरेटली भी डाल दिया इसमें, तो कहते हैं टोटल प्रेशर क्या होगा। तो डॉल्टन्स लॉ क्या कहते हैं? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर्स। इंडिविजुअल प्रेशर का सम कर दोगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, 20 + 10 + 50, जो भी आंसर आएगा 30 40 45 आंसर। अब इसमें कोई मुश्किल थी? कोई मुश्किल नहीं थी। वो आपको कुछ भी नहीं करता, कंफ्यूज करता है बस। वो क्या कहेगा, देखो आपको के 3 गैसेस दे देगा, इंडिविजुअल प्रेशर देगा, टोटल प्रेशर पूछेगा, सम कर देने हैं। बस थोड़ा सा फिर वही बात, फिर वही कंफ्यूज कर सकते हैं। दिए सारे एटीएम में होंगे, या फॉर एग्जांपल उसने एक दिया है एटीएम में, एक टॉर में, दूसरा भी एटीएम में, एक टॉर में दे देगा। तो या तो इन दोनों को एटी और टॉर में कन्वर्ट कर लो, या टॉर वाले को एटीएम में कन्वर्ट कर लो, फिर सम करना है। यूनिट हमेशा सेम रख के एक चीज याद रखनी है, जब भी कन्वर्जन करोगे यूनिट काइंडली काइंडली सेम रखने हैं, उसके बाद कुछ करोगे, वरना नहीं। यूनिट्स की हमेशा देख लेना है, यूनिट जो दे रखे हैं उसमें आया वो सेम है, नहीं है तो पहले आप सेम करोगे, देन आप सम करके आंसर निकाल लोगे। अब इसमें कोई मुश्किल थी? पास्ट पेपर का एमसीक्यू है। इंडिविजुअल गैसेस दी हुई हैं, टोटल बताना है, एक यूनिट डिफरेंट दे रखे हैं, बस कन्वर्ट करोगे टॉर को एटीएम में, उसके बाद अपना काम कर लोगे। टॉर और एटीएम का रिलेशन कल आपको समझाया था, क्या है? 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। अगर आपको याद हो, मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ, ये देखो, दोबारा देख लो। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। 1013 इतनी आगे नहीं जाता, बस यहीं तक आ जाता है, इस यहाँ तक, पहले 3 तक ही। तो इसकी कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस थोड़ी सी बार बार करो। अपनी मर्जी से वैल्यूज लो एटीएम की, उसको mmg में कन्वर्ट करो। अपनी मर्जी से वैल्यू लो mmg की और एटीएम में कन्वर्ट कर दो। 3 से 4 बार हाथ से प्रैक्टिस करोगे, बात आपकी हाथ तो उस पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो उसके अलावा डॉल्टन्स लॉ को एक तरीके से और दे भी देते हैं, इतना सिंपल भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर वो आपको घुमाना चाहे तो देखो, डॉल्टन्स लॉ के 3 फॉर्मूलाज और हैं हमारे पास।
इंडिविजुअल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे देखो, हमें है इंडिविजुअल प्रेशर दिया हुआ है ना, कि सम है इंडिविजुअल प्रेशर्स का। पार्शियल टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर। बात का वो इंडिविजुअल प्रेशर नहीं देता, इंडिविजुअल प्रेशर हमने खुद निकालना है, फिर हमने सम करना होता है। इंडिविजुअल प्रेशर खुद कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला देखो, ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। वो आपको टोटल प्रेशर देगा, वो आपके नंबर ऑफ मोल्स उसकी मर्जी है वो दे या ना दे। अगर नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दे रहा, वो आपको मैस देगा। मैस से आप इंडिविजुअल मोल निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, टोटल प्रेशर उसने दिया होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्या करोगे, इंडिविजुअल प्रेशर निकालोगे तीनों गैसेस का, फिर सम करोगे। इतना लंबा देता नहीं है बीपीएससी में। इन केस इंडिविजुअल प्रेशर ना दे तो इंडिविजुअल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या है। अगर मैंने इंडिविजुअल गैस फॉर एग्जांपल H2 का निकालना है, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 2 गैसेस हैं, H2 गैस है फॉर एग्जांपल, Cl2 गैस है। तो अगर मैंने इंडिविजुअल प्रेशर H2 का निकालना है तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मैं पहले इसके, वो उसने मैस दिया होगा, फॉर एग्जांपल इसका मैस भी देगा, फॉर एग्जांपल इसका मैस भी देगा, इसके मैस से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी। इसके मोल्स फॉर एग्जांपल की बात कर रही हूँ, इसके फॉर एग्जांपल 3 आगे हैं, इसके 4 आगे नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं इनका सम करूंगी पहले, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 7। उसके बाद मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगी। इसका मोल आया है 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 7 मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, वो आपको देगा टोटल प्रेशर। जब अगर उसने इंडिविजुअल प्रेशर नहीं दिया ना और खुद कहा है कि खुद निकालो, फिर वो आपको टोटल प्रेशर देगा। ठीक, तो उसकी मदद से आप फिर जो टोटल प्रेशर दूसरे वाला है पीटी वाला, उसको निकाल सकते हो। उसके बाद यही बात है, ये जो इस टर्म को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है कि पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टी। बात एक ही है, ये फॉर्मूला एक ही है, बस एन ए और एन टी को वो एक्स से भी कह सकते हैं, मोल और भी आसानी दे सकता है। अगर वो मोल फ्रैक्शन दे दे तो आपने मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल प्रेशर निकाल लेना है। अगर वो मोल फ्रैक्शन नहीं देता तो वो मैस देगा, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स खुद ही निकाल के फिर फॉर्मूला लिख के फिर कर लेना। तो दो तरीके से वो डाल्टन्स लॉ को दे सकते हैं। मोस्टली आपको एफएससी लेवल पे आता है क्योंकि इतना बड़ा न्यूमेरिकल बन जाता है, लेकिन बीपीएससी वालों का दिमाग घुमा हुआ होता है, उसको बास्केट कहीं नेट से या इंडियन साइड से मिल गया ना, उसने बस उठा के कॉपी पेस्ट करने। तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। बाकी ये जनरल गैस इक्वेशन है, पीटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वही वाली, कोई अलग चीज नहीं लिखी हुई। तो ये हमारा सिंपल है। बात क्या याद रखनी है, डाल्टन्स लॉ डील करेगा पार्शियल प्रेशर से, और पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर्स। ये डाल्टन्स लॉ है। पार्शियल प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला जो है वो कैसे है, Na ओवर Nt इंटू Pt, सिंपली, और कुछ नहीं है, डाल्टन्स लॉ। उसके बाद हमारे पास एक और लॉ है, हेनरीज लॉ, जो कि हमारी एफएससी की बुक में नहीं है लेकिन आ जाता होता है। वाइवे में तो 99% पूछता है, लेकिन एक बार पास पेपर में भी आया हुआ है। अब कैसे आई है स्टेटमेंट, बहुत इजी आई है। विच लॉ डील्स विद द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस। स्टेटमेंट क्या थी, विच लॉ डील्स विद द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस। तो सॉलिबिलिटी का जब भी नाम सुनो तो हेनरी लॉ है जो कि गैसेस की सॉलिबिलिटी के साथ डील करता है, हेनरी लॉ। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है, गिवन टेम्परेचर का, एट अ गिवन और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस अबव लिक्विड। कि जितना ज्यादा प्रेशर दोगे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लिक्विड है, हेनरी लॉ डील करता है सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, कि ये मेरे पास लिक्विड है, ऊपर मेरे पास गैस है, ठीक है, तो मैं इस गैस की सॉलिबिलिटी इस लिक्विड में कितनी होगी, जितना प्रेशर मैं उसके ऊपर अप्लाई करूंगी उतनी उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी उस लिक्विड में। तो उसकी अगर मैं जनरल निकालूं तो क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और अगर मैं इसकी इक्वेशंस लिखूं, S1 ओवर P1 इज इक्वल टू S2 ओवर P2। ये सॉलिबिलिटी है, ये प्रेशर है, ये सॉलिबिलिटी दूसरी गैस की है, ये प्रेशर दूसरी गैस का है, दो चीजें दी होगी उसने। हाँ, तो इसमें वो 3 चीजें देके एक चीज निकालने को दे सकते हैं, अभी तक दिया नहीं है। मोस्टली वो बस यही पूछता है कि विच लॉ डील्स विद द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस। तो आपको याद हो कि हेनरी लॉ कहते हैं, और रिलेशन क्या है सॉलिबिलिटी और प्रेशर का, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सॉलिबिलिटी एंड प्रेशर। ये हमारा था जी हेनरी लॉ।
उसके बाद आपको कल ये वाली तो मैंने पढ़ा दी है स्लाइड पहले ही कि प्रेशर का हमें काम पहले पड़ गया था, तो ऐसा यूनिट याद रखने हैं, दोबारा कह रही हूँ, पास्कल या एनएम, एनएम-2। उसके बाद प्रेशर्स के दरमियान ये रिलेशंस हैं, ये याद रखने हैं थोड़े से आपने। उसके बाद एक और चीज जो डील करनी है वो है काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। पहले पहले क्वेश्चन जो अक्सर आते हैं रिपीट, ये काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी दी किसने थी, जिसमें आप कंफ्यूज होती हो क्लॉसियस या बर्नौली में। तो काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी इज गिवन बाय डेनियल बर्नौली। अब एक चीज याद रखना, बास का वो पहला नाम दे देता है, बास का वो दूसरा देता है, कभी कभी वो डी डॉट बर्नौली, बर्नौली तो आपने पढ़ा होता कॉमन, आप लगा देते हो। अगर वो बर्नौली नहीं देता, वो डेनियल देता है, तो डेनियल भी, इसको पूरा नाम डेनियल बर्नौली है, उसकी मर्जी है। अक्सर साइट्स पे आप एमसीक्यूज पढ़ोगे ना तो जस्ट डेनियल लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना, डेनियल और बर्नौली एक ही चीज है। तो गिवन बाय द साइंटिस्ट डेनियल बर्नौली। और बताती क्या है काइनेटिक मोलेकुलर थियरी? काइनेटिक मोलेकुलर थियरी हमें बताती है जी, बिहेवियर ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करती है कि गैसेस किस तरह बिहेव करेंगी अंडर आइडियल कंडीशन। काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी आइडियल कंडीशंस के लिए है, आइडियल गैसेस के लिए है, ये एक और चीज याद रखनी है, नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस के लिए नहीं है। बस आधा सेकंड दो। ओके उसके बाद assumptions है, बहुत इजी है, वही एफएससी वाली, और हर जगह आपको यही assumptions मिलेगी, 10-12 है, बाकी सारी आपको आती है, मैंने मेन लिखी हुई है। गैस पार्टिकल्स डू नॉट अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर। पहली जो उसकी गलत assumption थी, जिससे बहुत ज्यादा इतराज हुआ था, ये कहता है कि गैस के पार्टिकल्स में ना कोई अट्रैक्शन होती है ना कोई रिपल्शन होती है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि किसी भी चीज में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन ना पाई जाए, और कुछ हो ना हो, उसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस तो प्रेजेंट होंगी ना। लेकिन काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी कहती है कि गैस पार्टिकल्स में ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ कंटेनर। दूसरी इसकी है, गैस पार्टिकल्स आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। वो कहती है कि गैस पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, खुद वो छोटे छोटे हैं, तो गैस पार्टिकल्स को कहते हैं साइज जो है वो बहुत छोटा है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब क्या है, गैस पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्प्रेड अपार्ट होते हैं एक दूसरे से, आसान लफ्ज में कहूँ तो। थर्ड उसकी जो असम्पशन थी केएमटी की, वो थी गैस पार्टिकल्स आर इन अ कांस्टेंट रैंडम मोशन। कहते हैं गैस के पार्टिकल्स स्टैटिक नहीं है, कंटिन्यूअसली या हैप्पैज़र्डली वो यहाँ वहां मूव कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कोलिजन्स बिटवीन गैस पार्टिकल्स एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर आर इलास्टिक। वो कहते हैं गैस पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आपस में भी कोलाइड करेंगे और कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेंगे। और कहते हैं ये जो कोलिजन हो रहा है उनके आपस में या बॉल्स के साथ, वो परफेक्टली इलास्टिक है, कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो रही उनके दरमियान। उसके बाद वो कहता है ऑल गैसेस हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर। वो कहता है चाहे कितनी भी गैसेस हो, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी अगर उनका टेम्परेचर सेम है। क्या है मतलब इससे, एक मेरे पास कंटेनर है, इसमें मेरे पास Cl गैस है, फॉर एग्जांपल Cl2 है, H2 है, ये गैसेस, ठीक है, और मैं इसका कंटेनर 35 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल, तो वो कहता है कितने ही मॉलिक्यूल Cl2 के हों, कितने ही H2 के हों, उन सबकी क्या होगी, एवरेज काइनेटिक स्पीड जो होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी, वो सबकी सेम होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास, अभी मैं रिलेशन पढ़ाती हूँ आगे इक्वेशन आपको, उसमें वो कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितनी टेम्परेचर होगा उतनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक चीज याद रखना, काइनेटिक एनर्जी नहीं, एवरेज काइनेटिक का वर्ड जरूरी है, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है। नहीं, ये हमारे पास नॉन आइडियल के नहीं लिए नहीं है, इसके कुछ इसके जो अजम्पशंस थी ना वो गलत थी, बस इसकी बाकी सारी अजम्पशंस ठीक थी। इसकी दो अजम्पशंस थी, एफएससी में भी दिया हुआ है। एक ये कहता है कि जो अट्रैक्शन नहीं पाई जाती, ये इसका गलत था। दूसरा, इसने वॉल्यूम के रिलेटेड बात की थी, ये कहते हैं कि जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करती हैं वो निग्लिजिबल है गैसेस, लेकिन वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल ऑक्युपाई नहीं करती, इसका ये अजम्पशन गलत प्रूव हुआ था। तो ये जो दी गई थी थियरी ना, ये दी आइडियल गैसेस के लिए ही गई थी, लेकिन इसके assumptions जो थे वो रियल गैसेस के लिए फॉलो नहीं हो रहे थे। इसीलिए वंडर वंडरवॉल साइंटिस्ट आया था, उसने करेक्शन फैक्टर दिए थे, तो उसने बाकी फिर ये सारे लॉ एप्लीकेबल हो जाते हैं रियल गैसेस के लिए भी, अगर हम उन पे करेक्शन फैक्टर लगा दें। करेक्शन फैक्टर क्या थे? करेक्शन फैक्टर दो ही थे,
वो कहता है करेक्शन फैक्टर एक है फोर्सेस के साथ डील करेगा। वो फोर्सेस के साथ कैसे डील करता है, वो कहता है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं रियल गैसेस में। दूसरी वो कहता है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, अगर हम हाई प्रेशर लगा दें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ समझाती हूँ, देखो ड्रॉ करके। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत बड़ा कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर, तब हम कह सकते हैं कि बहुत दूर दूर है, बहुत कम वॉल्यूम को अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं प्रेशर इज इनवर्सली टू वॉल्यूम। बहुत प्रेशर अप्लाई किया, वॉल्यूम बहुत थोड़ा रह गया गैस का, तब हम इस वॉल्यूम को निग्लिजिबल नहीं कह सकते, तब ये वॉल्यूम बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की ये दो असम्पशंस थे, ये गलत प्रूव हो गए थे, और फिर वंडर वॉल्स ने उसकी करेक्शन दी थी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बेसिकली जो अप्लाई की गई थी वो आइडियल गैसेस के लिए की गई थी, लेकिन इसके असम्पशंस गलत हुई थी, तो इसमें उसके बाद इसमें करेक्शन दी गई थी, जिसको हम कहते हैं करेक्शन फैक्टर। और ये जो करेक्शन फैक्टर थे ये अबाउट टू फैक्टर्स थे, अट्रैक्शन के रिलेटेड और वॉल्यूम के रिलेटेड, ये बात है। उसके बाद ये अपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से इतना कोई खास एमसीक्यू नहीं आता। एक तो वही आ जाता है, दो गलत थे, और कौन से गलत थे वो आप बता दो, अट्रैक्शन और वॉल्यूम। दूसरा मेन जो एमसीक्यू आता है वो होता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी किसने थी। उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से जो एमसीक्यू आता है ना, वो ही आता है। एक तो आ सकता है, अभी तक आया तो नहीं है बट मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो मैंने लिख दिया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज अमंग गैस मॉलिक्यूल को स्टडी किया था किस साइंटिस्ट ने, बोल्ट्जमैन ने। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी थी बर्नौली ने। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया था इस थ्योरी पे, हर एक ने अपनी अपनी चीजें दी थी। किसी ने काइनेटिक इक्वेशन डराइव की थी, क्लॉसियस था साइंटिस्ट जिसने काइनेटिक इक्वेशन ड्राइव की थी। थ्योरी दी थी बर्नौली ने, काइनेटिक इक्वेशन दी थी क्लॉसियस ने। फिर गैस मॉलिक्यूल के दरमियान एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, उस पर मेनली स्टडी किया था बोल्ट्जमैन ने। तो आपने सारी चीजें नहीं करनी, इसकी बहुत सारी डेरिवेशंस हैं आपके पास, तो एफएससी की बुक देखोगे। ये दो फॉर्मूलाज मेनली याद रखने हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला आया हुआ क्या क्या है, 3RT/m अंडर रूट। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो याद देखो, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात होती है, जब भी आप बात करोगे गैसेस की तो आपने सिंपल नहीं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कि सारे मॉलिक्यूल्स जो काइनेटिक एनर्जी करके उनका हम सम लेके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हैं, तो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकलती है। तो जब भी हम बात करेंगे काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी, और काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी में जब भी हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी से मुराद होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो हम कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की बढ़ती रहेगी। और एट अ गिवन टेम्परेचर क्या होगा, कितनी ही गैसेस हो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये दो फॉर्मूलाज जो हैं ये आपने विद रेफरेंस टू याद करने हैं। अब आप लोगों का काम जिम्मे क्या लगा रही हूँ, आप लोगों के काम जो जिम्मे लगा रही हूँ वो ये लगा रही हूँ कि आपने यहाँ तक डाल्टन्स लॉ ग्राहम ये सारा मैंने करवा दिया है। उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एक तो हमारे पास एफएससी में ना वो है असम्पशंस, या वही हैं 8 पॉइंट्स, वो यही है तकरीबन, जो 5 मैंने करवा दी हैं, 3-4 बहुत इजी है। उसके बाद आपने डेरिवेशंस कोई नहीं करनी, बॉयल्स लॉ को वो डराइव करते हैं, चार्ल्स लॉ को हमने कुछ नहीं करना। आपने जो काम करना है, एक लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का थोड़ा सा काम दिया हुआ है, और एक उसके बाद वंडर वॉल्स इक्वेशन, उसको ड्राइव कुछ नहीं करना, वंडर वॉल्स की मेन इक्वेशन जहां पे उसने A+B डाल दिया करेक्शन के बाद, एफएससी से वो करनी है। और उसमें करेक्शन फैक्टर ए और बी के यूनिट्स बताए हुए हैं उसमें, ए और बी की यूनिट क्या है, आपने बस वो यूनिट करनी है, उसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना। आप किसी में बस ये लगा रहे हो कि आपने करेक्ट वंडर वॉल्स की इक्वेशन को पढ़ के आना है टेस्ट के लिए, जस्ट एफएससी से फिर कुछ नहीं होगा, मैं उसमें से क्वेश्चन डालूंगी, बाकी जो क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको समझा दूंगी क्विज में, टेंशन नहीं लो, जो रह जाएगा हमारा। उसके बाद फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा की, जो कि आपको दी हुई है एफएससी में, कहीं से नहीं पढ़ना, और प्लाज्मा जो इतना एफएससी में है काफी है। और उसमें से मैं बता देती हूँ प्लाज्मा से में से इंपॉर्टेंट चीज क्या है। पहला एमसीक्यू जो प्लाज्मा से आता है वो आता है कि प्लाज्मा को डिस्कवर किसने किया था। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू जो है आपका क्या है, प्लाज्मा को डिस्कवर किसने किया था, विलियम क्रूक्स वाज अ साइंटिस्ट। मैं इसको लिख देती हूँ आपको चैट बॉक्स में, उसकी स्पेलिंग, विलियम क्रूक्स ने 1879 में प्लाज्मा को डिस्कवर किया था। उसके बाद एक और एमसीक्यू जो आ सकता है वो ये कि हमारे पास यूनिवर्स में कौन सा जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है वो मोस्ट अबंडेंट पाई जाती है। क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो, यूनिवर्स में, अर्थ नहीं पूछ रहा,
अर्थ में पूछे, हाँ जी कल क्विज है रुकैया, मैं एंड में बताने वाली थी। सॉलिड, लिक्विड और ये गैस, ये तीन हमारा मॉड्यूल मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पूरा कंप्लीट हो गया आज। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का कल हमारा क्विज होगा, सॉलिड लिक्विड की और ये गैस की। बस स्लाइड्स पढ़नी है, एफएससी से आपने पढ़ना है जी, जो आपके जिम्मे लगाया है वंडरबॉल्स करेक्शन वाला बस टॉपिक, और कुछ नहीं करना। तो प्लाज्मा जो है क्या कहती मैं, हाँ स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। सबसे ज्यादा फिजिकल स्टेट अर्थ में पूछे तो कौन सी है और यूनिवर्स में पूछे तो कौन सी है। पहले मुझे यूनिवर्स का पढ़ा दो, बल्कि मैं ही बता देती हूँ, यूनिवर्स में पढ़ा रही हूँ प्लाज्मा थोड़ा सा। तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो आपके पास पाई जाती है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर वो है प्लाज्मा। हमारा सन, हमारा जितनी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, सब कुछ प्लाज्मा का बना हुआ है। और अगर वो अर्थ का पूछता है तो अर्थ में कौन सी है फिजिकल स्टेट सबसे ज्यादा फिजिकल स्टेट अबंडेंस में, क्या लगता है आपको, सॉलिड, लिक्विड या अर्थ भी प्लाज्मा ही है? एग्जैक्टली रुकैया, हमारे पास अर्थ पे सबसे ज्यादा जो अबंडेंस में पाई जाती है फिजिकल स्टेट वो सॉलिड है। और उसके बाद यूनिवर्स में आ जाए तो आपने प्लाज्मा लगा के आना है। और उसके बाद प्लाज्मा जो है उसमें हमारे पास तीनों पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक चीज याद रखना, प्लाज्मा की जो कंपोजिशन अगर वो पूछ लेता है ना, तो प्लाज्मा की कंपोजिशन में हमारे पास देखो इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, हमारे पास केटाइंस भी पाए जाते हैं, हमारे पास न्यूट्रल एटम्स, तीनों एग्जिस्ट करते हैं प्लाज्मा में। लेकिन उसके बावजूद प्लाज्मा देखो केटाइंस भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और न्यूट्रल एटम्स मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं इसकी कंपोजिशन में। लेकिन उसके बावजूद प्लाज्मा जो है वो ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल पाया जाता है। क्यों? क्यों? इस वजह से कि जितने केटाइंस है ना उसके पास, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उतने नेगेटिव पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से प्लाज्मा इज ओवरऑल न्यूट्रल। लेकिन इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो उसमें न्यूट्रल एटम्स मॉलिक्यूल्स, उसमें केटाइंस, उसमें इलेक्ट्रॉन, तीनों हैं। बट द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो है वो इक्वल है। इस वजह से ओवरऑल प्लाज्मा को हम न्यूट्रल कहते हैं। और प्लाज्मा जो है बहुत अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है, क्योंकि देखो उसमें केटाइंस भी हैं पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा इज हाईली कंडक्टिव मटेरियल, न्यूट्रल है उस और कंडक्टिव भी है। न्यूट्रल की रीजन है कि इक्वल चार्जेस प्रेजेंट है, और कंडक्टिव की रीजन क्या है, कंडक्टिव की रीजन है कि इसमें केटाइंस और एनाइंस प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से ये आपके पास कंडक्टिंग नेचर के। तो प्लाज्मा से इतना ही याद करना बहुत है ना, उसमें से एफएससी में से ऐसे इतना आता है, प्लाज्मा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू पीपीएससी। जो थोड़ा बहुत बातें थी वो बता दी, इतनी इनफ है, मोर देन इनफ, इतना नहीं आता प्लाज्मा से। ठीक हो गया, आज का लेक्चर इतना ही था। जीके में डिस्कस करवा देती हूँ आज की थोड़ी सी आपको, ताकि जीके की प्रैक्टिस साथ साथ रहे। हाँ जी, हमारा पहला एमसीक्यू चैट बॉक्स खोलते रहो, तुक्के मारने हैं, अगर नहीं आता तो ABCD, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, गलत करोगे कोई बात नहीं है, याद रह जाएगा आपको। फादर ऑफ होम्योपैथी, हाँ पीपीएससी का पास्ट पेपर का एमसीक्यू है बेटा जी। और मुझे नहीं आता था अपने टाइम पे, किसी केमिस्ट्री का नहीं है, किसी और से आया हुआ है, आई थिंक सो मैंने किसी जनरल पोस्ट का दिया था, तो उसमें था फादर ऑफ होम्योपैथी, मुझे नहीं आता था, फिर मैंने घर आके इसको सर्च किया था। क्या लगता है कौन होगा फादर ऑफ होम्योपैथी? गूगल शूगल नहीं खोलनी, तुक्के मारने हैं। नहीं आता तो कोई बात नहीं है, गलत हो जाएगा, तुक्का मारो। अक्सर कहती है ए है, बाकियों को क्या लगता ये है, बात तो सुनी है। क्या हुआ है? सी। सी, डोग्लास एंगलबर्ट। ए, और ताहिरा भी कहती है सी। कहीं इसका नाम। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, सैम्यूल हैनमैन, इट इज द फादर ऑफ होम्योपैथी। और जो आपने डोग्लास एंगलबर्ट बताया है वो है इन्वेंटर ऑफ माउस। सबसे पहले ये भी आया हुआ एक दफा, डोग्लास एंगलबर्ट, ये जो वहां पे देखा था। इन्वेंटर ऑफ माउस, कंप्यूटर का जो हम माउस यूज करते हैं ना, तो उसने इसने इजाद किया था, डोग्लास एंगलबर्ट। लेकिन फादर ऑफ होम्योपैथी सैम्यूल। उसके बाद मैंने एक नाम लिखा है जोनेस गटनबर्ग, इसका कुछ पता है ये कौन है? ये ना गटनबर्ग है, बैरी लिखा गया सॉरी, जोनेस गटनबर्ग, इसने है, ये है इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस, सर आपने डी लगाया था, ये प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंटर है वो है जोनेस गटनबर्ग। ये तीनों पास पेपर के एमसीक्यू आए हैं कहीं ना कहीं। तो फादर ऑफ होम्योपैथी सैम्यूल हैनमैन, इन्वेंटर ऑफ माउस इज डोग्लास एंगलबर्ट, और इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इज जोनेस गटनबर्ग। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है, विच इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली। इनमें से सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को,
कैलिफोर्निया को, नाइजीरिया को, या फिर जर्मनी को, किसको कहते हैं? जर्मनी, बुश नहीं, मेरे ख्याल से पहले वाले का लिखा हुआ है, ये तो बुशरा ने डी। कैलिफोर्निया इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली। चलो, ये तो बच्चों को पता है, सारे ही कैलिफोर्निया कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं रोमा, ये नहीं है, कैलिफोर्निया है इसका राइट ऑप्शन है, बीटा। कैलिफोर्निया इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली। ये जी, फेमस बुक प्राइड एंड प्रेजुडियूस इज रिटन बाय, इसकी तो बहुत जबरदस्त हिस्ट्री है। इस बुक की तो अभी बताती हूँ, पहले इसका आंसर बताओगे ना, फिर बताती हूँ। बड़ी फेमस बुक है और मोस्ट 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 रिपीटेड एमसीक्यू है पीपीएससी का, प्राइड एंड प्रेजुडियूस। जेन ऑस्टन की है? किसकी है? जेन ऑस्टन, बी ऑप्शन। जेन ऑस्टन, ये मैंने पिछले वाले बैच में बताया हुआ है, प्राइड एंड प्रेजुडियूस। और मुझे कुछ दिन पहले ये बुक मिली है, मैं रद्दी इकट्ठी कर रही थी और मेरे घर में ये बुक पड़ी है, और मुझे उस टाइम नहीं आती थी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने आज तक नहीं पढ़ी। मैं इसको पढ़ूंगी, इसमें ऐसा क्या है कि बड़ी फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस और सोल्ड बुक है हिस्ट्री की। प्राइड एंड प्रेजुडियूस जेन ऑस्टन की है, और एक है बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, उसका है एडम स्मिथ राइटर। वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखती हूँ चैट बॉक्स में, ताकि आप लोग बेशक इस तरह वाली इन्फॉर्मेशन को ना लिखते रहा करो, बाद में भूल जाती है। साथ लिखे होता है ना रजिस्टर या कुछ भी, साथ साथ इस तरह वाली चीजें लिखा करो। प्राइड एंड प्रेजुडियूस जेन ऑस्टन की है, और वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की, दो बहुत फेमस बुक है। मुशर्रफ की भी एक बहुत फेमस बुक है, क्या नाम है उसको पता है? इन द लाइन ऑफ फायर। इन द लाइन ऑफ फायर, एग्जैक्टली। इस लड़की को आज कैसे याद है चीजें, इन द लाइन, ये भी पास। मैंने बस टाइम पे याद की थी बुक्स वगैरह। इन द लाइन ऑफ फायर बहुत फेमस बुक है मुशर्रफ की। और एक नेल्सन मंडेला है, ये इसकी भी एक बड़ी फेमस बुक है, वो कौन सी है? इसकी भी है तो सही, इसकी है इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी आई थिंक सो उस बुक में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हाँ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, वो उसकी अयूब खान की है ना? फ्रेंड्स नॉट मास्टर, आई थिंक सो वही यूब खान की है, बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से 45 साल, कितने साल जेल में रहा है, तब इसने ये अपनी बुक लिखी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उसके वहां से आप लोग याद रखोगे, एक दो बार याद करोगे, याद हो जाएगी, ठीक हो गया। वेल्थ ऑफ नेशन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, प्राइड एंड प्रेजुडियूस, इन द लाइन ऑफ फायर। इन द लाइन ऑफ फायर भी पढ़नी है मैंने, वैसे बहुत फेमस है, पता नहीं इसने ऐसा क्या लिखा, बहुत फेमस बुक हुई है। अच्छा जी, हमारा इस्लामियात का एमसीक्यू आज का, ओल्ड नेम ऑफ यूथोपिया, यूथोपिया का पुराना नाम क्या होता था नबी के दौर का? चलो, बड़ा फेमस चीज है, फिर इसके बाद एक और क्लू दूंगी, फिर याद आ जाएगा। लेकिन ओल्ड नेम ऑफ यूथोपिया आपको देना नहीं चाहिए, मैंने इसी वजह से नहीं डाले, मैं ऑप्शन डालती ना आप फौरन से बता देते पढ़ के, लेकिन मैंने ऑप्शंस नहीं डाले, ऐसे ही बताओगे। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ यूथोपिया? हाँ जी, अक्सा बेटा जी कहाँ बैठी आज? बुशरा बोली है, बिल्कुल ठीक बोली है, हबशा। सबसे पहले हिजरत भी आई थिंक नबी ने, हाँ, हबशा की तरफ की थी, और उसके बाद इसका हबशा का ओल्ड, यूथोपिया का ओल्ड नेम हबशा है। वाफा एक बड़ी फेमस न्यूज एजेंसी है, किस मुल्क की न्यूज एजेंसी है, ये बताओगे? इसराइल की है, पैलेस्टाइन की है, फ्रांस की है, या फिर यमन की? वाफा इज द फेमस न्यूज एजेंसी ऑफ, जी, मारो तुक्का, किसको कभी नहीं आता, आई नो, लेकिन तुक्का लाजमी मारो। चैट बॉक्स आपके पास है, कोई कोई डांट नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कहता, बेशक गलत कहते हो, बता रहे हो, बताओ लाजमी। फ्रांस, पैलेस्टाइन, एग्जैक्टली, बी इज द राइट ऑप्शन, नॉट फ्रांस। रुकैया और पहले कोई दे चुकी है, ऊपर चला गया है। पैलेस्टाइन, वाफा पैलेस्टाइन की फेमस न्यूज एजेंसी है। इसराइल की भी एक कोई है, मुझे इस टाइम ना नाम ही ये याद आ रहा, ठहरो मेरे पास मोबाइल पड़ा है, मैं आपको बता दूं ताकि साथ साथ ना आपको याद रहे। इसराइल फेमस न्यूज एजेंसी, बड़ी फेमस है इसकी, हालांकि नहीं जहन में आ रही, शायद पढ़ के याद आ जाए। नहीं, वैसे नहीं आ रहा लिखा, हालांकि मैंने लिखी हुई है किसी ने, चलो मुझे मिलेगी ना, मैं लास्ट में बताऊंगी इसकी, फिलहाल गूगल पे आ नहीं रही। फिलहाल वाफा को याद रखो, न्यूज एजेंसी है पैलेस्टाइन की। उसके बाद है कंतास, फेमस एयर लाइन है किस कंट्री की?
कंटास, कंटास क्या पढ़ते हैं, आई डोंट नो इसकी प्रोनाउंसिएशन, मैं तो कंटास ही पढ़ती हूँ इसको। यूएई की है, नीदरलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की है या जर्मनी की है? एग्जैक्टली एक्सा बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है। फेमस तरीन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। यूएई की तो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हम पढ़ रहे थे, इत्तेहाद है उसका एक का नाम, और एक का और भी है कुछ, एमिराइट्स ही है, एमिरेट। और कंटास ऑस्ट्रेलिया की है बिल्कुल। सी ऑप्शन, सी है ना, हाँ ठीक है। वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बड़ा फेमस है, एक अक्सर एमसीक्यू आता है, वाटर डे, अर्थ डे, फेमस फेमस डेज हमने याद करने हैं, उनमें से एक फेमस डे है वर्ल्ड पोलियो डे। व्हेन वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड, 24 को मनाया जाता है, लेकिन किस मंथ की 24 को? एग्जैक्टली 24 ऑफ अक्टूबर। अरे बच्चों को भाजी वहाँ पता है, ये मुझे नहीं पता होता वैसे, जब मेरा ये एमसीक्यू कभी आया था ना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने अर्थ डे, वाटर डे वगैरह याद किए हुए थे, तब पोलियो, कैंसर डे याद रखना आपने, पिंक रिबन डे, और ये इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं। ओके जी, मैम लास्ट। इनको जितना भी याद रखो प्रोफेसर में तो भूल ही जाते हैं। एट द एंड बहुत टाइम पेपर प्रेशर में तो पक्का भूल जाते हैं ना। इससे इस तरह याद किया जा सकता है, इसकी बर्थडे किसी मंथ की हो ना बहन भाइयों की, एटलीस्ट वो याद रह जाते हैं। 24 ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के मंथ में किसी की भी अगर आपके घर में बर्थडे है, तो आप उसको उसका नाम रख दो पोलियो डे। इस तरह थोड़ा सा मेमोरी को याद रखो, तो फिर थोड़ा सा याद रह जाएगा। लाइक इन्वायरमेंट, मेरे भाई की जून में होती है, तो मैंने उसको इन्वायरमेंट से याद रखा हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन है रुकैया, 24 ऑफ अक्टूबर। सबने ठीक आंसर दिया इसका तो। ओके जी, आज का लास्ट एमसीक्यू है विंड स्पीड। विंड स्पीड के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट? एनीमोमीटर। अच्छा नॉलेज है वैसे बच्चों का, मुझे था कि जितना मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी केमिस्ट्री वालों में, इस बार मेरे बच्चों को मैं अच्छा। भी, मैंने जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत याद किया था, लेकिन अब बिल्कुल भूल गया। आप अब पढ़ा रही है तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। सही, हाँ नहीं अच्छा है माशाल्लाह, और बाकियों का भी इस बार बेहतर है बच्चों का ना। लास्ट टाइम वाले बच्चे, मोना बैठी ना निकम्मी, मतलब वीक था, काफी वीक था। इस बार के लिहाज से बच्चे बहुत अच्छे हैं विद रिस्पेक्ट टू जीके। और मैं यही कहती हूँ, जीके को ना इग्नोर नहीं करते होते बच्चे। हमारे केमिस्ट्री वाले मैक्सिमम यही कहते हैं कि 20 मार्क्स ही तो है, 80 में से कर लेते हैं। वहाँ 80 में से केमिस्ट्री में से ना यकीन करो 35-40 आ रहे होते हैं बस। और जो अपना जीके का निकाल जाए ना पोर्शन 10 से ऊपर ऊपर, तो 90% चांस हो जाता है आपका कि आपका आराम से मेरिट बन जाएगा। तो मेरी गुड लक भी यही रही थी। रुकैया, इसके लिए बुक है जी, एफपीएससी की मोटी सी बुक है। मैं उसको ना फ्रंट पेज भेज दूंगी, अभी ना आपको भेजती हूँ घंटे तक। तो हाँ, ये भूल जाता है बुशरा, बिल्कुल भूल जाता है जीके। अभी मैंने, हालांकि जितना मैंने जीके पढ़ा ना, आपकी सोच है, मैंने तो पीएमएस दिया हुआ है, तो मैंने उसका जीके पढ़ा हुआ है ना सारा। तो उसके लिहाज से उसके बावजूद भूल जाता है। हालांकि मैंने कभी 14 अगस्त से लेके अब तक की सारे प्राइम मिनिस्टर्स, पीएम्स की डेट्स को ऐसे लाइन में रटा मारा हुआ था, नहीं याद रहती हैं भूल जाती हैं।